क्या हो अगर तुम अपने परिवार के साथ समुद्र में ट्रिप पर जाओ, लेकिन सुबह होते ही पूरा समुद्र एक बंजर भूमि रेगिस्तान बन जाए और साथ ही तुम्हारा सामना खतरनाक समुद्री जीवों से हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नाविक टॉम को देखते हैं, जो अपनी पत्नी जूलिया और उसके 2 बच्चे कैसी और बेन के साथ कैरेबियन सागर में एक यॉट ट्रिप पर निकलते हैं। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं, जबकि कैसी अपने गैजेट्स में खोई रहती है। इस बीच जूलिया स्विमिंग के लिए पानी में कूदती है। अचानक उसे पानी में कुछ अजीब महसूस होता है। जूलिया इधर उधर देखती है, लेकिन समुद्र पूरी तरह शांत होता है। फिर भी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे पानी के नीचे कुछ बड़ा और खतरनाक चीज मौजूद हो। इसी तरह यॉट ट्रिप पर लगा कंपास अजीब तरह से काम करने लगता है, लेकिन मछली पकड़ने में व्यस्त टॉम इस पर ध्यान नहीं देता। जूलिया को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह डूबने लगती है। वह मदद के लिए चीखती चिल्लाती है, मगर परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे पानी उसे यॉट से दूर खींच रहा हो। वह बहुत घबरा जाती है, तब जाकर टॉम को उसकी चीखें सुनाई देती है। टॉम तुरंत यॉट का कंट्रोल संभालता है और जूलिया की ओर तेजी से बढ़ता है। फिर वह पानी में कूदता है और बच्चों की मदद से जूलिया को खींचकर यॉट पर लाता है। जूलिया को होश में लाने के बाद टॉम थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह हमेशा सबको चेतावनी देता है कि पानी में जाने से पहले सभी को बताए। इसीलिए जूलिया माफी मांगती है और जल्द ही यह घटना सभी लोग भूल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक खास तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि आज बेन का 13वां जन्मदिन है। फिर टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सभी बेन को बर्थडे विश करते हैं। कैसी खुशी खुशी परिवार की एक ग्रुप फोटो लेती है। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और वह उससे पूछता है कि उसने स्विमिंग का मजा लिया या नहीं। लेकिन तभी पीछे से अचानक तेज और भयंकर तूफान उठता है। कैसी घबरा जाती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि वह सुरक्षित है। फिर फोन का सिग्नल कट जाता है। वहीं कैसी अपने माता पिता को जमीन पर आए तूफान के बारे में बताती है। तभी यॉट में जोरदार झटके महसूस होते हैं और पूरा परिवार बाहर डेक पर भागता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि चारों तरफ मरी हुई व्हेल मछलियां तैर रही हैं। टॉम बताता है कि कभी कभी तूफानों के दौरान व्हेल घबरा जाती हैं और वह मर जाती हैं, मगर इस बार ये मछलियां यॉट को धक्का दे रही थी, जिससे उनका सफर खतरे में पड़ सकता है। टॉम स्थिति का पता लगाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसे कंधे पर गहरी चोट लगी होती है। जूलिया उसकी चोट को टांके लगाकर ठीक करती है और नोटिस करती है कि यॉट का शाफ्ट मुड़ गया है। शायद अब इस बड़े झटके से उनका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। बाद में कैसी सिग्नल वापस लाने की कोशिश करती है, मगर फोन और रेडियो में कोई नेटवर्क वापस नहीं आता। वहीं टॉम राशन और सामान गिनता है, लेकिन उनके पास केवल 4 दिन का पानी बचा होता है। हालांकि वह परिवार को दिलासा देता है कि वे शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए जल्द ही कोई उन्हें देख लेगा। लेकिन तभी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब सभी लोग डेक पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि आसमान से चमकती हुई चीजें गिर रही हैं। टॉम खतरा मोल लेते हुए यॉट का इंजन स्टार्ट करता है और किसी तरह गिरते हुए उल्कापिंड से बच जाता है। तभी एक उल्कापिंड इतना करीब आ जाता है कि सभी लोग देख पाते हैं कि वह धरती का टूटा हुआ एक सैटेलाइट है। सभी डरते हुए यॉट के अंदर छिप जाते हैं। तूफान के बीच एक अजीब घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी सदस्यों को चक्कर जैसा महसूस होता है। टॉम एक फ्लोर गन से मदद का संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन सारी मेहनत बेकार जाती है। किसी तरह सभी लोग अगली सुबह तक जीवित बच जाते हैं। सुबह जब डेक पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि यॉट के साइड में एक बड़ा छेद हो गया है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि फिर भी यॉट कैसे तैर रहा है। सभी लोग यह देखकर अचंभित रह जाते हैं और अचानक पानी गायब हो जाता है। अब उनकी नाव सूखी पथरीली जमीन पर अटक जाती है। वहीं चारों तरफ रेगिस्तान जैसा नजारा होता है, जहां कभी पहले समुद्र था। वहीं टॉम अपने परिवार को हिम्मत देने की कोशिश करता है और कहता है कि जरूरी नहीं कि सभी लोग मारे गए हों। वह अपने कंपास को जांचता और महसूस करता है कि दिशाएं बदल गई हैं। पृथ्वी के ध्रुव अपनी जगह से खिसक गए हैं। ऐसा पृथ्वी के इतिहास में पहले भी हुआ है, लेकिन अब समुद्र पीछे हट चुका है और ज्यादातर लोग मारे गए हैं। इस खबर से केसी टूट जाती है और अकेले रहने के लिए केबिन में चली जाती है। वहीं टॉम की पत्नी जूलिया बची हुई चीजों का हिसाब करने लगती है और उनका बेटा बेन कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़ता है ताकि कोई उन्हें देखे और बचाने आए। टॉम रेडियो चालू करता है और मदद के लिए संदेश भेजता है। फिर अचानक उसे एक जवाब मिलता है कि एक छोटी पनडुब्बी का कप्तान नाटो बताता है कि वे गहराई में थे, इसलिए बच गए। लेकिन अब कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है, इसलिए मदद की उम्मीद करना बेकार है। उनके अनुसार समुद्र का पानी 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, लेकिन तब हालात और भी खराब हो जाएंगे। नाटो उन्हें सलाह देता है कि वे किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, लेकिन टॉम नाटो से अपने बच्चों को बचाने की विनती करता है। नाटो की पनडुब्बी छोटी होती है, लेकिन वह फिर भी बच्चों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम
टॉम उसे अपने स्थान की जानकारी देता है और वादा करता है कि वह 1-2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जब परिवार सफर के लिए तैयार होता है तो टॉम को एक घायल आदमी और उसका कुत्ता दिखाई देता है। टॉम आगे बढ़कर उसे पानी देता है, लेकिन अचानक वह आदमी टॉम के चेहरे पर घूंसा मार देता है। जूलिया यह सब देखती है और भागकर टॉम को बचाने जाती है। तभी वह आदमी टॉम के सीने पर भाला घोंप देता है तो जूलिया यह देखकर सहम जाती है। जूलिया डरी हुई भागकर नाव की ओर जाती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ को घायल कर देता है। किसी तरह जूलिया डेक तक पहुंचती है और बच्चों को मदद के लिए बुलाती है और वे मिलकर केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया बच्चों को एक लॉकर में छुपा देती है और केसी को एक फ्लोर गन देती है, जिससे कि वह इसे आखिरी उम्मीद के तौर पर इस्तेमाल करे। उधर वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और भूख के कारण सीधा रसोई घर में जाकर खाना खाने लगता है। इधर जूलिया खुद को बचाने के लिए एक चाकू ले लेती है और फिर जैसे ही वह आदमी केबिन में आता है तो जूलिया नाव से कूदकर नीचे पानी में छिप जाती है। आदमी उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। तभी जो कुत्ता घायल था जूलिया पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए जूलिया को कुत्ते को मारना पड़ता है। वहीं कुत्ते की आवाज सुनकर वह कातिल बाहर आ जाता है और मरे हुए कुत्ते को देखकर गुस्सा हो जाता है। इस बीच जूलिया नाव के पिछले हिस्से में वापस अंदर आ जाती है, लेकिन वह सीधा उस आदमी के सामने पहुंच जाती है। वह आदमी जूलिया पर हमला करता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। यह सब देखकर केसी समझ जाती है कि अब आखिरी उपाय ही बचा है। वह लॉकर से बाहर आती है और फ्लोर गन चला देती है। गोली लगने से वह आदमी गिर जाता है, लेकिन फ्लोर गन से नाव में आग लग जाती है। फिर टॉम की मौत के बाद जूलिया अपने बच्चों को नाव छोड़ने का आदेश देती है। वह खुद रसोई घर में छुप जाती है, लेकिन घायल कातिल एक बार फिर हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे लात मारती है और कुछ सामान उठाकर नाव से कूद जाती है। वहीं बेन को अपने पिता का शव मिलता है और केसी उसके पास जाकर रोने लगती है। जूलिया अपने मृत पति को आखिरी बार चूमती है, लेकिन तभी वह देखती है कि कातिल जलती हुई नाव से कूदकर बच निकलता है। जूलिया तुरंत बच्चों को वहां से ले जाती है और नाव विस्फोट हो जाता है। वे पथरीली रेगिस्तान में भागते और एक सकरी घाटी में शरण लेते हैं, जहां एक छोटी सी धारा बह रही होती है। लेकिन पानी खारा होने के कारण कैसी अपने भाई के साथ थोड़ा सा पानी साझा करती है, लेकिन बेन मना कर देता है। वह खुद को दोषी मानता है, यह सोच कर कि गुब्बारे उड़ाने के कारण ही कातिल ने उन्हें ढूंढ लिया था। केसी भी इस बात से परेशान हो जाती है, लेकिन जूलिया बच्चों को शांत रहने और आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी वे देखते हैं कि कातिल अब भी उनका पीछा कर रहा है। फिर वे रात को एक मरे हुए हैमरहेड शार्क को देखते हैं और बेन उसे काटने की कोशिश करता है ताकि खाना मिल सके, लेकिन तभी जूलिया कातिल को फिर से देख लेती है और बच्चों को वहां से भागने का आदेश देती है। वे जल्दी जहरीले कचरे ड्रमों के पास पहुंच जाते हैं जो कभी समुद्र के नीचे दबे हुए थे। जूलिया बच्चों को सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि कातिल अब भी उनका पीछा कर रहा था। अब बेन की हालत खराब होने लगती है और वह डिहाइड्रेट हो जाता है। जूलिया उसे बचा हुआ आखिरी पानी देती है, लेकिन केसी को लगता है कि वे बच नहीं पाएंगे। फिर जूलिया उन्हें हिम्मत रखने की कहती है। आखिरकार उन्हें एक पुराना क्रैश हुआ विमान मिलता है जो कभी समुद्र में गिरा था। वे उसमें छुपकर आराम करते हैं। फिर जूलिया अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर देखती है और बच्चों को बताती है कि वह और टॉम पहली बार अस्पताल में मिले थे। बच्चे अपने पिता को याद करके रोते हैं और आखिरी बार उसे अलविदा कहते हैं। रात में केसी किसी अजीब आवाज से जाग जाती है और विमान के बाहर बैठ जाती है। अंधेरे में कातिल उसके पास आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कैसी उसे फंसाने के लिए बाहर बैठी हुई है। जैसे ही वह कातिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो जूलिया उस पर हमला करती है और उसे चाकू से मार देती है। अगली सुबह वे फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कातिल का शव पहले जैसा नहीं रहा, जिससे उन्हें यह समझ में आता है कि रेगिस्तान में कातिल से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और भी है। वे चलते रहते हैं और अचानक बेन एक नमक भरी झील तक पहुंच जाता है। वह जल्दी से कुछ घूंट पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे खींचकर दूर कर देती है, जिससे कि नमक भरा पानी उसे और बीमार कर देगा। आगे बढ़ते हुए टूटे फूटे प्लास्टिक की कुर्सियों से एक अस्थायी टेंट बना लेते हैं और थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी जूलिया अजीब आवाजें सुनती है और बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। जल्दी वे एक विशाल जहाज को देखते हैं जो समुद्र के सूख जाने के कारण रेत में फंसा हुआ था। जहाज के आसपास टूटे हुए कंटेनर और कुछ लोग होते हैं जो बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूलिया उन्हें मदद के लिए पुकारती है, लेकिन लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। वे विशाल केकड़ों के झुंड को देखकर एक कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं और जूलिया की गुहार को नजरअंदाज कर देते हैं। जूलिया और उसके बच्चे एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ केकड़े उस पर हमला कर देते हैं, जिससे जूलिया के पैर में चोट लग जाती है। जूलिया, केसी और बेन एक कंटेनर के ऊपर बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि एक विशाल केकड़े का झुंड दरवाजे की दरार से अंदर घुस जाता है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी केकड़े का झुंड लोगों को मार देता है। फिर जूलिया अपने घायल पैर पर स्कार्फ बांधती है और सो जाती है।
अगली सुबह जब वह जागती है तो बच्चे गायब होते हैं। घबराई हुई जूलिया उन्हें पुकारती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि केकड़े आगे बढ़ चुके हैं। तो बच्चे खाने और हथियारों की तलाश में नीचे चले जाते हैं। जूलिया अपनी चोट को साफ करती है, जबकि बेन कंटेनरों में ढूंढे गए हथियारों की जांच करता है। इस दौरान उन्हें एक मृत व्यक्ति के जेब से कुछ खाना और पानी मिल जाता है। फिर जूलिया को एक रेडियो मिलता है, जिससे वह नाटो से संपर्क करती है। नाटो उसे बताता है कि गहरे समुद्री जीव ने कई जगहों पर हमला किया है। उसके अनुसार जल्द ही समुद्र का पानी वापस आएगा, जिससे खतरनाक जीव फिर से उभरेंगे। जूलिया नाटो से अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन वह दिशा नहीं जानती क्योंकि उसका नक्शा खो गया था। नाटो एक फ्लोर गन चलाता है और जिससे बेन अपने पूरे परिवार को लेकर तेजी से उसकी ओर भागता है। जल्दी वे पीला पनडुब्बी देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता क्योंकि रास्ते में सूखी समुद्री सतह पर जहरीला कचरा होता है। फिर वे एक सकरी घाटी में चलते हुए एक फटी हुई जमीन में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कैसी रुक जाती है। जूलिया उससे विनती करती है कि वह बेन को बचा ले। केसी और बेन किसी तरह घाटी से बाहर निकल जाते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी बुरी तरह घायल नाटो पीछे से बाहर आता है और वह समझ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। फिर वह बच्चों को तुरंत पनडुब्बी में चढ़ने को कहता है, लेकिन केसी अपने माँ को बचाने वापस लौट जाती है। इधर जूलिया बंदूक चलाकर उभरते हुए केकड़ों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसी समय उसकी गोलियां खत्म होने वाली होती है। फिर कैसी पत्थरों की दीवार पर चढ़कर अपने माँ को बचाने की कोशिश करती है। तो कैसी और जूलिया किसी तरह पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। तभी केकड़े नाटो पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इधर पूरा परिवार पनडुब्बी में चढ़ जाता है और तभी समुद्र की एक बड़ी लहर दिखाई देती है, जो वह पनडुब्बी को बहाकर गहरे समुद्र में ले जाती है। जूलिया पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं को याद करते हुए बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो पनडुब्बी रुक चुकी होती है। जूलिया दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है और वे खुद को एक उजड़े हुए शहर में पाती है। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।